हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास को हम लोग गॉस लॉ पढ़ना चालू किए थे, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में। और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, कि अगर लाइन चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और हम लोगों ने पढ़ा कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास को पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा इनफाइनाइट, ये लाइन चार्ज नहीं, अभी इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, मतलब पूरा एक पेपर, मतलब पूरा एक प्लेन पर, इनफाइनाइट प्लेन है उस पर चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी वह दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, यूनिफॉर्म होता है। इसी क्रम में आता है तीसरा कि कंडक्टिंग के कारण, वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट, कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट। तो कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट में क्या हो जाता है, 2 लेयर हो जाता है, चार्ज का 2 लेयर हो जाने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या हो जाएगा, वह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ से अगर इसको बनाया जाए तो यहाँ चार्ज इनक्लोज्ड जो हो जाएगा, अंदर में 2 लेयर हो जाएगा। चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, 2 लेयर हो जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ इस पूरे पर प्लस चार्ज है, अगर पूरे पर क्या है प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज होगा, मेटालिक कंडक्टिंग है तो 2 लेयर होगा चार्ज का। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ऐसा है मेटालिक कंडक्टिंग, तो इस साइड भी चार्ज होगा और इस साइड भी चार्ज होगा। तो यहाँ इधर भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इधर भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो फ्लक्स इस प्लेन सरफेस से ही होगा, क्योंकि प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक वेक्टर निकल रहा है। लेकिन कर्व सरफेस से देखोगे तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस से ऊपर नहीं निकल रहा था। इसीलिए जब हम यह फॉर्मूला अप्लाई करते थे गॉस लॉ के लिए कि ई डी एस बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो मालूम चला था कि यह कर्व सरफेस से तो 0 हो जाएगा, फ्लक्स सिर्फ प्लेन सरफेस से होगा, और वह क्या होगा 2e गुने पाई आर स्क्वायर हो गया इसका रेडियस। और यहाँ क्यू इन कितना हो जाएगा, 2 लेयर है चार्ज का, यानी सिग्मा गुने पाई आर स्क्वायर, एक लेयर से और दूसरे लेयर से भी, यानी 2 सिग्मा अपॉन पाई आर स्क्वायर गुने एप्सिलॉन नॉट। सबको सॉल्व करो तो पाई आर स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, ई बराबर आ जाएगा इसके बाद सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सिंगल लेयर के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डबल लेयर के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड में 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, या एक अलग अलग लेयर का निकाल के जोड़ दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यह याद रखना पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged shell, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, कंडक्टिंग स्फीयर और सेल पर चार्ज जो होता है सिर्फ सरफेस पर होता है। चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पर, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब यहां हमको कई केस आ जाएगा, इसका रेडियस हो गया r, तो अब केस आएगा कि एक पॉइंट जो अंदर में है, एक पॉइंट जो बाहर में है और एक पॉइंट जो इसके सरफेस पर है। तो केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट है एट पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर अगर पॉइंट कंसीडर किया जाए
सपोज यहाँ पर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं P, तो इसमें क्या होगा कि एक गॉसियन सरफेस, कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस लो जो जिसका सेंटर क्या हो, इसके सेंटर पे हो और वह P से पास करे। यहाँ हम क्या करेंगे, कंसीडर अ concentric spherical Gaussian surface of surface passing through P, तो इट्स रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस को मान लो स्मॉल r, जो कि कैपिटल R से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब है कि अब इस सिमेट्री के अनुसार देखो कि इस स्फेरिकल चार्ज से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड होगा, और इस पर एरिया वेक्टर भी क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा। यह अगर सरफेस है तो एरिया वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री होने की वजह से इधर होगा। कहीं भी ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगा, एरिया वेक्टर भी रेडियल होगा। एट ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड एंड यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं, सिमेट्री के आधार पे। क्यों, क्योंकि यह पॉइंट जैसा इस चार्ज के लिए यह पॉइंट भी वैसा ही है, यह पॉइंट भी वैसा ही है। कहीं से भी देखो तो यह एक ही जैसा दिखेगा। किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट से वह गेंद को देखोगे तो क्या होगा, एक ही जैसा दिखेगा। एक स्फीयर क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्री होता है। किसी गेंद को अगर हम लाएं, अभी एक पॉइंट दिखा दे, थोड़ी देर बाद इसको नचा के भी फिर हम दिखाएं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप वही पॉइंट देखे थे कि पहले वाला पॉइंट देखे थे। क्यों, क्योंकि सारा पॉइंट एक ही जैसा दिखता है। गेंद को इस साइड से देखो तब या उस साइड से देखो तब, पूरा अगर सिमेट्री है, हर जगह यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो आपको हर तरफ से एक ही जैसा दिखेगा। तो हर तरफ से एक ही जैसा दिखेगा तो इसका मतलब है हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और एरिया वेक्टर भी। तो इस फॉर्मूला का अगर यूज किया जाए, E डॉट डी एस बराबर क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा यूनिफॉर्म होगा। एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एरिया का इंटीग्रेशन यानी 4 पाई आर स्क्वायर। अंदर में चार्ज कितना, टोटल चार्ज इस पर अगर Q है तो Q पूरा का पूरा तो गॉसियन सरफेस के भीतर ही है, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4 पाई उधर चला जाएगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, जो कि कूलम्स लॉ से भी हम लोग को पहले से ही मालूम है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ R क्या है, बाहर है। ठीक है, ओके। उसी प्रकार सरफेस पर देखा जाए, दूसरा केस होगा एट द सरफेस। तो एट द सरफेस होता है, एट द सरफेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी स्मॉल r को क्या करना है, कैपिटल R के बराबर कर देना। सरफेस तक इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बट तीसरा पॉइंट आ जाता है इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के भीतर चले जाओ, तो स्फीयर के भीतर किसी पॉइंट पर अगर हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, क्या लेते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यह देख लो, फॉर एनी concentric Gaussian concentric spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface क्या है, Q इन बराबर हो जाएगा 0। कोई भी गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस
आर लेस देन कैपिटल आर। अगर रेडियस छोटा है तो उसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सारा चार्ज बाहर है। तो कोई भी चार्ज नहीं होने का मतलब क्या है कि ई डॉट डी एस बराबर क्या है? जीरो। ई डॉट डी एस बराबर जीरो। तो ई डॉट डी एस जीरो होने का क्या मतलब है कि ई डी एस कॉस थीटा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज ई डी एस कॉस थीटा बराबर जीरो। तो हमको मालूम है कि इस पर एरिया तो कहीं जीरो है नहीं। कॉस थीटा बाई सिमेट्री अगर देखा जाए तो थीटा जब भी होगा, यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यह रेडियल ही होता। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता तो रेडियल ही होता, यानी कॉस थीटा 1 होता। 0 डिग्री होने, जीरो होने का सवाल ही नहीं है। जीरो कब होता? जब एरिया वेक्टर तो इस पर इधर है, डी एस इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पर इस प्रकार रहता तब हम बोल सकते थे कि कॉस थीटा जीरो हो गया, लेकिन ऐसा होने की कोई संभावना ही नहीं है। सिमेट्री के आधार पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो भीतर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए, तभी एक जैसा होगा। तो इसका मतलब है कि ये सब तो जीरो संभव है ही नहीं, तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा। खुद इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। और यह बात सही है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आउटसाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और सरफेस पर क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बस यह 3 केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल यानी हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में भी चार्ज भीतर में नहीं रहता है। ठीक है। उसके बाद अब लास्ट बच जाता है इसमें सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वर्ड ध्यान रखना, पूछेगा तो इसी से पता चल जाएगा। नॉन कंडक्टिंग है, क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग में तो ये संभव नहीं था भीतर में चार्ज देना, यह नॉन कंडक्टिंग में संभव है। यह नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, पूरे में चार्ज है। पूरे में क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। पूरे में यूनिफॉर्मली चार्ज। यहाँ केस इस पर टोटल इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, टोटल चार्ज हो गया क्यू। टोटल चार्ज क्या हो गया? क्यू। तो यहां भी केस फर्स्ट अगर लोगे, केस फर्स्ट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर अगर हम लेते हैं कोई भी पॉइंट, देखो अगर कोई भी गॉसियन सरफेस हम आउटसाइड ले ले, आउटसाइड अगर हम ले लेते हैं कोई भी गॉसियन सरफेस, तो पूरा का पूरा चार्ज उसके अंदर में ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा कि जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा, बिल्कुल पिछले वाला केस की तरह। यह स्फीयर है तो इस कॉन्सेंट्रिक अगर स्फीयर होगा तो हर जगह सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, और एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया स्फीयर का। यहाँ जो एरिया लेंगे गॉसियन सरफेस का लेंगे, ध्यान रखना इसका नहीं, गॉसियन सरफेस पर यह एरिया लेंगे। यह फार्मूला जो हम लगाते हैं गॉसियन सरफेस पर। और अंदर में चार्ज कितना है इसके? तो पूरा का पूरा चार्ज तो अंदर में ही है। तो यहाँ सिंपली हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि एक्सपेक्टेड था। हम लोग पहले से ये चीज़ जानते थे कि कोई भी पॉइंट बाहर में है आर दूरी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर ऐसा लगता है जिससे सारा चार्ज कहाँ है? सेंटर पे रखा हुआ है। केस सेकेंड भी आसान है। केस सेकेंड हो गया ऑन दी सरफेस। ऑन दी सरफेस पर भी चले आओगे, सरफेस पर भी चले आओगे तो क्या होगा? सारा का सारा चार्ज तो अंदर में ही रहेगा, उतना का उतना चार्ज ही अंदर में रहेगा, खाली यह दूरी घट के कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन खाली कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ नहीं। हाँ, अब केस थर्ड है कि अंदर में कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा। तो केस थर्ड पर हम लोग फोकस करते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लियर है कि चलो ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं
तो पूरा का पूरा चार्ज अंदर में आता है। बाय सिमेट्री जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पर एक ही जैसा होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी ई और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया। ds का इंटीग्रेशन 4πr², तभी तो इंटीग्रेशन आसान होता है, अदरवाइज इंटीग्रेशन करना कठिन हो जाता है। तो 4πr², बात खत्म। अब है केस थर्ड। केस थर्ड है इनसाइड, कोई पॉइंट हम इनसाइड ले लेंगे। थर्ड जो है इनसाइड स्फीयर। अब अगर इनसाइड द स्फीयर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं जिसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, रेडियस क्या है स्मॉल आर, यानी रेडियस स्मॉल आर जो कैपिटल आर से छोटा है, तो अब यहां क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड होगा और एरिया वेक्टर भी उधर ही होगा, ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर में चार्ज कितना है, पूरा का पूरा क्यू चार्ज इसके अंदर में नहीं है। अब यहां पर फॉर्मूला अगर लगाओगे E.ds बराबर क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है बाहर हो गया, यह 4πr² बाहर हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है यह आपको देखना पड़ेगा। ये तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड है गुने इसका सरफेस एरिया, तो 4πr², लेकिन अंदर में चार्ज कितना है, चार्ज यहाँ पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, चार्ज क्या था पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो यहाँ क्यू इन हम अलग से निकाल के इसमें पुट करते हैं, तो क्यू इन बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि जब पूरे वॉल्यूम में चार्ज है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है गुने वॉल्यूम, यही हो जाएगा चार्ज। तो कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम गुने वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, ये जो गॉसियन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, ऐसा टोटल चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम, क्योंकि चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, जहाँ चार्ज सिर्फ सरफेस पर आता है तो चार्ज बटा सरफेस एरिया करना पड़ता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलता है। सरफेस अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए चार्ज बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ गुने 4/3 πr पाई स्मॉल आर क्यू, क्यों, इसका रेडियस स्मॉल आर है तो हम सिर्फ इसके अंदर का चार्ज निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कैपिटल क्यू और स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू। तो इसको जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 πr², यहाँ क्यू स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू और यहाँ इप्सिलॉन नॉट, यानी स्मॉल r² से ऊपर वाला काटोगे 1/4 π ε0 क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर क्यू, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डन। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया 1/4 π ε0 क्यू अपॉन, ऐसे r² जहां होता था तो यहाँ r क्यू हो जाएगा, यहाँ स्मॉल r। तो यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के हो जाता है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के हो जाता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर इसको रो मान के चलो कि अगर मान लो डेंसिटी दिया हुआ रहता, अगर डेंसिटी दिया हुआ रहता तो ई बराबर क्या हो जाता 1/4 π ε0 क्यू इन की जगह, जैसे ऐसे देखो ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ये टोटल चार्ज की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 π ε0 बटा आर क्यू, और टोटल चार्ज की जगह डेंसिटी गुने टोटल वॉल्यूम 4/3 π r³ इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से मालूम चलेगा r³ कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा ρ/3 ε0 गुने r। तो यह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ρ/3 ε0 गुने r, ठीक है। तो यह हो गया सॉलिड चार्ज के कारण,
तो आज जो हम 2 पढ़े हैं उसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, उसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे किसके लिए, कंडक्टिंग स्फेयर हो या हॉलो स्फेयर हो। तो हॉलो स्फेयर में हम जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस r तक, जब तक रेडियस नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, और अचानक जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, शुरू होगा और यह इन्फिनिटी पर जाके खत्म हो जाएगा। इस टाइप से ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यह हो जाएगा कहाँ पे, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R²। यह ग्राफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, तो यहां अंदर में 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही रहे सॉलिड स्फीयर रहे, क्या रहे, सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली बाय डिफॉल्ट आप समझना यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ही है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो वैसे केस में क्या होगा, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद यह घटेगा। यह पॉइंट हो गया सरफेस पर, तो सरफेस पर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर ही होता है। सेंटर पर भी चले जाओगे 0, इन्फिनिटी पर भी चले जाओगे 0, और यहाँ जो स्लोप होता है वह स्लोप यही ρ/3ε0, ρ/3ε0, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यह ग्राफ होता है सॉलिड स्फीयर के केस में। ठीक है, तो यह 2 चीज है। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में इतना ध्यान रखिएगा, और इसके साथ ही यह चैप्टर का हम लोग अंतिम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अब कुछ डीपीपी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर को, और कुछ इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर का समरी डिस्कस करके हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये गॉस लॉ का है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो भी दिक्कत हो ऊपर व्हाट्सएप है, आप बेझिझक उस पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको उसका सलूशन बताएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।